पर 2015 में वो काफ़ी चिल जगह थी। शर्मा जी यार वहाँ के चिल बंदे हैं यार। शर्मा जी ढाबा चलाते हैं अपनी गाड़ी से नंगा बाहर निकल के नाचना भी नहीं चाहिए, जो मैंने बहुत देखा है। काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जगह पे हम चले गए एक रात में ना, जहाँ पे अलाउड नहीं था जाना। हमने वो क्रॉस करके थोड़ा एडवेंचर के चक्कर में पहुँच गए वहाँ, और फिर पीछे से तो वहाँ पे अगर उनको सीधा जाना है कहीं तो वो सारे इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। हाँ, मेरे को जब स्विमिंग सीख रहा था बचपन में तो पानी में फेंक दिया गया था मेरे को सिखाने के लिए, और मैं ऑलमोस्ट ड्राउंड। ओके, हाय ब्रो, हाउ आर यू? हाय ब्रो, ऑल गुड यार। आप कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तुम कैसे हो? बढ़िया यार, चल रहा है बस। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। एनी टाइम यार। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो कैसे स्टार्ट हुआ ट्रैवलिंग वगैरह? ट्रैवलिंग तो ब्रो स्कूल के बाद स्टार्ट हुई। ओके। वैसे 2015 में एक शांत जगह जाना था मेरे को। अपने फ्रेंड्स वगैरह से पता करके नगर के बारे में पता लगा। जहाँ मिले भी थे। हाँ, जहाँ मिले भी थे। मनाली से 21 किलोमीटर पहले गए वो। तो वहाँ पे प्लान बनाया सोलो ट्रिप। पहले सोचा था कसौल चले जाऊँ, पर सारे दोस्तों ने बोला कि नहीं वहाँ मत जाओ, काम नहीं होएगा उधर। और सही बोला उनने। तो नगर गया मैं, वहाँ पे फिर घूमा मैं। 20-22 दिन रुका मैं। अच्छा रहा, काफ़ी शांत था काफ़ी। नगर के बारे में थोड़ा बताओ यार। नगर आज के टाइम पे हम 2023 में हैं तो काफ़ी कमर्शियल हो गई, पर 2015 में वो काफ़ी चिल जगह थी। वहाँ पे फैमिली टूरिस्ट आते थे मोस्टली। निकोलस रॉयरेक एक पेंटर है, उसका आर्ट गैलरी है, वो देखने आते थे। लोग रुकते नहीं थे, मोस्टली आते थे दिन में देख के चले जाएंगे, और एक रुकेंगे तो 1-2 दिन रुकेंगे। और वहाँ पे रशियन टूरिस्ट आते थे कभी कभार योगा सीखने, मेडिटेशन के लिए, या अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो यही था बबल। पर आज के टाइम पे तो सारी जनता जा रही है ब्रो। नगर भी अब वो शांत नहीं रहा जो उस टाइम पे देखा था मैंने। आई थिंक उस टाइम पे काफ़ी कम लोगों को पता था नगर के बारे में। हाँ यार, अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन अब सोशल मीडिया पे आ गई है कि दीज आर द क्वाइटेस्ट प्लेसेस यू राइट। शुड एक्सप्लोर एंड गो टू, एंड वो क्वाइट नहीं रही अब। अब वो क्वाइट नहीं रही, अब वो बात नहीं हाँ, रही। वो बात नहीं रही अब अब। हमें और रिसर्च करके जाना पड़ता अब है। और रिसर्च करना पड़ता है, और वो भी लगता है कि अब जो भी नई जगह मिलेगी वो भी इवेंचुअली फिर अब कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, वो भी पता लग जाएगा लोगों को और टूरिस्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। वही सीन है ब्रो। आई रिमेंबर एक मूवी आई थी जब वी मेट करके। हाँ उसके अंदर एक सीन था वो कैसल वाला, जो हाँ। वहाँ पे जो कैसल है, तो वो कैसल का सीन था। उसके बाद ज़्यादा थोड़ा सा उसको प्रमोशन मिला, उसके बाद लोग आने लगे हैं। ये ट्रू है ब्रो। हम लोगों ने भी शायद एक दो शूटिंग देखी थी अपने टाइम पीरियड में जब हम थे वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे चलती रहती हैं ब्रो, शॉर्ट फिल्म से लेके बड़ी फिल्म होती रहती हैं। हम्म। और वो कैसल 1000 साल पुराना है, तो उसका हाँ, हिस्ट्री अपने में अलग है एक। तो वो भी देखने आते हैं लोग साथ में। आई थिंक वो लोकेशन ही अलग है। वो वैली जो दिखती है कैसल से, वो व्यू। ग्रैंड दिखती है ब्रो, मतलब लगता है कि हाँ यहाँ पे किंग रहता था एक टाइम पे। हाँ। शर्मा जी के बारे में बताओ। शर्मा जी यार वहाँ के चिल बंदे हैं यार। शर्मा जी ढाबा चलाते हैं अपना, लोगों को परांठा खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। और शर्मा जी का आइडिया ये था कि कैसल पे जितने भी ड्राइवर्स आते हैं टूरिस्ट को लेके, वो आसपास के जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे परांठा खाने जाओ तो साला 100 रुपये का तो परांठा है। अब ड्राइवर कहाँ 100 रुपये का परांठा खरीदेगा। तो शर्मा जी ने खोला उनके लिए था कि ड्राइवर्स वगैरह जो आते हैं वो अफोर्ड कर सकें और खा सकें। पर उनका परांठा इतना अच्छा है कि सारा टूरिस्ट आता है वहाँ पे। कैसल के जस्ट हाँ हाँ, सामने। वहाँ पे मतलब कोई ऐसा नहीं है, हायरार्की नहीं है। किसी के पास कितना ही पैसा हो, उनका परांठा खाने आते हैं। हाँ, तो अब उनने एक और दुकान खोल दिया अपना साइड में। आई थिंक उनकी बेटियाँ संभाल। हाँ, उनकी 3 बेटियां हैं साथ में, तो वो अलग से शॉप चलाती हैं, वो अपना ढाबा चलाते हैं साथ में, और वो हेल्प भी करते रहते हैं एक दूसरे की। तो सबसे चिल आदमी है वो। काफ़ी चिल आदमी है यार वो। कितने 70+ हैं वो यार, और सही उनने सब देखा हुआ है, पूरा इंडिया घूमे हुए हैं वो। हिमाचल में होते हुए भी उनने जॉब वगैरह की बचपन में, तो उसमें वो पूरा इंडिया ही घूम लिए वो। तो वो सब देख के वो अपने वहाँ पे घर पे बैठे हैं। काफ़ी सॉर्टेड इंसान है वो वहाँ। तो नगर के आसपास जाना वाटरफॉल। अरे जाना तो बढ़िया जगह है। जाना कुछ 12 किलोमीटर दूर है नगर से। और जाना मोस्टली बाइकर्स जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बिजली महादेव के लिए रास्ता निकलता है आगे। पर हम जैसे टूरिस्ट भी गए वहाँ पे, मैं तो चला गया था ऐसे ही देखने वाटरफॉल क्या है। तो जाना के नीचे ही 2 ढाबे हैं जो थाली सर्व करते हैं पूरी आपको, बढ़िया खाना देते हैं। और वाटरफॉल तो खैर उतनी ग्रैंड नहीं है जितनी सुनी थी मैंने, बट अच्छी है, सुंदर है। मतलब अगर आप नगर जा रहे हो तो एक बार तो देखना बनता है आपका। आई थिंक मैं वहाँ पे गया था उस टाइम पे तो 2 ही थे। अब का बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस हो गए। आई थिंक मैं दोबारा शायद
2021 में गया था वापस, तो उस टाइम पे काफ़ी, अब तो पूरा ही कमर्शियलाइज हो गया। तो पूरा पहले रास्ता भी अलग था, कुल्लू से पहले रास्ता कट के अलग जाता था, अब हाईवे बन गया एक, अब वो मनाली हाईवे से पूरा एकदम कनेक्ट कर दिया कनेक्ट नगर कर को। दिया। पहले पतली कुल होते हुए आना पड़ता था। आई थिंक अभी कुछ हाईवे से 15-20 मिनट्स लग, 15-20 मिनट में पहुंच जाते हो यार। आई थिंक इस वजह से ना वो जो नगर का जो एक ऑरा था ना वो थोड़ा सा। अब विलेजर्स भी बोलते हैं खुद नहीं बचा, क्योंकि नगर में जो हाइट पे एक विलेज है रूमसू, नगर से ऊपर जाओ आप, तो रूमसू में कुछ गिने चुने ही घर थे, गेस्ट हाउस 2 या 3 गेस्ट हाउस है जब मैं पहली बार गया था। अब मैं लास्ट टाइम गया था 2019 में, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को गए हुए, तब से लेके अभी तक मतलब 25-30 गेस्ट हाउस बन गए हैं वहाँ ऊपर रूमसू में ही। और अब आसपास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, महंगे महंगे होटल्स बन गए हैं जो पहले नहीं थे, तो हर टाइप का क्राउड आ रहा है। एक तरह से ठीक भी है कि विलेजेस का टूरिज़्म बढ़ रहा है, पर दूसरी तरफ नेचर के लिए हानिकारक भी है कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, गंदगी आ रही है वहाँ, लोग लेट लेट नाइट तक म्यूज़िक बजाते हैं। क्योंकि सारे टूरिस्ट एथिकल नहीं होते, मैंने देखा है। कुछ कुछ टूरिस्ट देखते नहीं कि उनका जो कल्चर है वो बहुत अलग है, वो जहाँ से आ रहे हैं और जिस नए कल्चर में वो बैठे हैं अभी, ये दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उनके घर में बेशक जहाँ से भी हैं वो रात तक लेट म्यूज़िक बजाएं चलेगा, पर यहाँ पे जंगल में अगर आप लेट म्यूज़िक बजाओ तो गांव वाले सो जाते हैं 9-10 बजे, और वो सुबह 4-5 बजे उठ के अपना काम में लग जाते हैं, तो आप उनके लिए उनको डिस्टर्ब करते हैं बेसिकली। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका स्पेसिफिकली अगर शांत जगह पे जा रहे हो तो ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक जिस जिस वजह से आप जा रहे हो जगह पे, जस्ट टू एंजॉय द नेचर एंड पीसफुल जो एक और आप एंजॉय करने जा रहे हो, उसी को ही अगर डिस्टर्ब करोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ट्रूली एग्री, हाँ टोटली एग्री, क्योंकि हम वहाँ पे अगर हम इतनी चीज़ें ले रहे हैं हम वहाँ से, अगर हम कुछ सही नहीं दे सकते तो कुछ गलत देना ही नहीं चाहिए हमें वहाँ। हाँ न्यूट्रल रह के आ जाओ, बेशक कुछ ना दो वापस, बस एक्सपीरियंस ले लो, पर हाँ मतलब उनको डिस्टर्ब मत करो। उनका कल्चर है एक पुराना, उनको उनका एक लाइफस्टाइल है, उसको वो उनको डिस्टर्बेंस ना हो कोई। ये तो यही हो गया, कोई टूरिस्ट हमारे घर के आसपास आके शोर मचा रहा है तो हमें ही बुरा लगेगा, तो वही थोड़ा अपने उनके शूज़ में घुस के थोड़ा एम्पैथाइज़ करें ये लोग तो सही रहेगा। आई थिंक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी है ना। चाहिए। एम्पैथी के साथ साथ यू शुड बी एक सस्टेनेबल टूरिज्म को आई थिंक एवरीबडी शुड सपोर्ट। हाँ एक थॉटफुल टूरिस्ट होना चाहिए, ट्रैवलर को सोचना चाहिए हाँ कि ये कुछ चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं ये जो कई मेच्योर ट्रैवलर्स मिलते हैं, पर कई मेच्योर मिलते हैं तो रहता है दोनों का मिक्स है। अच्छे ट्रैवलर्स बहुत मिले हैं मेरे को, उनसे सीखने को भी मिला है मेरे को काफ़ी चीज़ें कि ओके कि कैसे ट्रैवल करना चाहिए और बात कैसे करनी चाहिए, रहन सहन कैसे रहना चाहिए। पर हाँ कुछ काफ़ी गंदे एग्जांपल्स भी देखे हैं मैंने कि क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो ओके हाँ तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, देखिए वहाँ म्यूज़िक तो नहीं बजाना चाहिए बिल्कुल भी लेट नाइट ना, और अपनी गाड़ी से नंगा बाहर निकल के नाचना भी नहीं चाहिए, जो मैंने बहुत देखा है कई लोग करते हैं ये। तो मैं जगहों के नाम नहीं लेना चाहूँगा ये कहाँ के लोग हैं, पर हाँ ऐसे देखा है मैंने कि लोग शराब वराब पियेंगे और गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं अपने ऊपर से रूफ से, और अपनी टी शर्ट घुमा रहे हैं नंगा होके और नाच रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ के लोकल्स को ये सब चीज़ें नहीं जचती, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक एक एथेनिसिटी है वहाँ पे हाँ जो एक उनका, ethnicity, हाँ एक मतलब वो मेंटेन करना चाहिए उनका ना एक। वो उसको हार्म ना हो तो वो भी खुश रहेंगे कि हाँ टूरिस्ट आ रहा है, वो हैप्पीली आपको वेलकम करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो कोई वेलकम भी नहीं करेगा आपको अच्छे से, हाँ वो चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कटो यहाँ से। हाँ तो ये एक चीज़ है, क्योंकि मैंने तो देखा मेरा एक एक्वेंटेंस वहाँ पे जब लेट नाइट म्यूज़िक बज रहा था तो उसको पत्थर फेंकने पड़ गए थे रात में गाड़ी के पास। कोई रात को 12-1 बजे म्यूज़िक बजा रहे थे फुल, अपना गाड़ी का खिड़की विड़की खोल के सब और दरवाज़ा खोल के फुल बेस वेस बजा के म्यूज़िक बज रहा है, नाच रहे हैं बाहर दारू वारू पीते हुए, तो वो ऊपर चिल्ला रहे हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो वो ऊपर चिल्ला रहे हैं कि बंद करो बंद करो, उन्हें नहीं सुना तो उन्हें पत्थर फेंके नीचे, तब जाके वो डर के भागे वो। तो अब देखो ना, आप मना कर रहे हो किसी को तो नहीं मान रहे, अब तो उनको डराना पड़ के आपको जाना पड़ रहा है बाहर। तो हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, राइट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप मतलब ठीक है आप सिटी में तो आपको आदत पड़ी हुई है, पर आप अपने घर में नहीं फेंकते कूड़ा, आपके पास घर में एक डस्टबिन है आप उसमें ही फेंकते हो। और अब 2023 के टाइम में तो हमारे पास ड्राई डस्टबिन अलग है, वेट डस्टबिन अलग है, वो भी गवर्नमेंट ने कर दिया है थैंकफुली, बहुत टाइम से ड्यू था वो। तो यही चीज़ वहाँ मेंटेन करनी चाहिए। नहीं, इस चीज़ के अंदर ना मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते हैं ये, हाँ ये है, ठीक है। जो फैमिलीज आती है, ठीक है, तो वो लोग उनके बच्चे जो होते हैं जो आई थिंक स्कूल में होते हैं 8, 9, 6, 7 समथिंग लाइक दैट, मतलब
10 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं या फिर उससे भी कम जो होते हैं, वो लोग दे जस्ट ईट XYZ चिप्स वगैरह और ये सब जंक खाने का, तो दे जस्ट थ्रो इट अवे एंड देयर पेरेंट्स उनको कुछ नहीं बोलते हैं. दैट आई थिंक एक एजुकेशन में मतलब इफ़ यू सी ना कि ये बेसिक एथिक्स है. ठीक है, कोई और कर रहा है तो डेट मेक सेंस, बट इट डजंट मेक सेंस कि आपके बच्चे कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट अनसीइंग इट. मतलब यू हैव सीन इट बट यू जस्ट इग्नोरिंग इट कि ठीक है. हिपोक्रेसी हो जाती है वो. आप एक टाइम पे अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाह रहे हैं हाँ, और फिर आप दूसरी जगह पे अपने बच्चे को बेसिक राइट एटिकेट नहीं राइट समझा रहे. राइट राइट. और कई बार मैंने देखा है कि बच्चा इमिटेट ही करता है अपने पेरेंट्स को मोस्ट केसेस में. तो अगर आपने देखा है कि उनके पेरेंट्स ने कुछ फेंका है कूड़ा, तो वो उनको देख के वो खुद भी फेंक देता है सोच के कि हाँ ये नॉर्मल है. ये नॉर्मलाइज हो जाता है उनके लिए कि हाँ ये हाँ पेरेंट्स कर रहे हैं तो करते ही हैं लोग. और वैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, और इतने बड़े हो जाते हैं कि एडल्ट हो गए हैं या उनकी हैबिट बन गई है. वो हैबिट टूटती नहीं. कुछ खाया पिया, खिड़की खोली, फेंक दिया बाहर. हाँ, ये सही बात है. जैसे स्कूल्स के लिए इतनी मारामारी होती है हर सिटी अर्थ के डे अंदर. बनाते हैं, एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, अपने बच्चे को सच दूज के भेजते हैं पूरा, मतलब कि अर्थ डे बना एनवायरनमेंट पर. यहाँ पे जब बट यहाँ पे जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए. डेफिनेटली होनी चाहिए. कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा ट्रैवल के टाइम पे? वर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब हिमाचल में कि कहीं वैसे पर भी में? मतलब. गंदा एक्सपीरियंस मतलब एडवेंचरस भी था पर गंदा भी था. अंडमान में फंस गया था मैं एक बार ना. Okay. तो मैं चला गया था अपने फ्रेंड्स के साथ. मैं हैवलॉक में था. ये 2020 की बात है, दिसंबर की, और न्यू ईयर से 2 दिन पहले की बात है ये. तो मैं हैवलॉक में राधानगर बीच के पास एक ऐसी जगह चला गया था जहाँ पे हैवलॉक एक प्लेस है या फिर हैवलॉक एक आइलैंड है. तो अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट है. पोर्ट ब्लेयर इज़ लाइक द मेन सिटी देयर. वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है. तो मैं वहाँ पे जब राधानगर जा रहा था मैं, तो वहाँ पे हम लोग लेट नाइट गए थे. हम लोग 1-2 बियर पी के फ्रेंड्स के साथ हम लोग लेट नाइट थोड़ा सा एडवेंचर बाइक पे निकल गए. तो मेरा होस्ट था गोल्डी, निशांत नास्कर नाम है उसका. वो एक हॉस्टल चलाता है, उसका नाम है क्लासिक हॉस्टल. पूरे हैवलॉक में एक ही हॉस्टल है, उसका नाम है क्लासिक हॉस्टल. तो वो फर्स्ट हॉस्टल है वहाँ का. शाउट आउट. तो हाँ, शाउट आउट. तो वो चलाता है फुल पावर वहाँ, और बढ़िया सीन कर रखा है. मैं वहीं रुका उसके साथ, उसने ध्यान रखा. तो वो मैं और एक और बंदा है रोशन, वो गोल्डी का बचपन का दोस्त है जो पोर्ट ब्लेयर से है. वो हैवलॉक पे न्यू ईयर बनाने आया हुआ था. और हमारे साथ एक टीचर भी थी बैंगलोर की, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी. तो हम चारों चले गए राधानगर बीच के पास रात में, और हम लेट्स से काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जगह पे हम चले गए एक रात में ना, जहाँ पे अलाउड नहीं था जाना. हमने वो क्रॉस करके थोड़ा एडवेंचर के चक्कर में पहुँच गए वहाँ. वहाँ बैठे हम लोग चिल विल कर रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, और फिर पीछे से एक हाथी का पूँछ से आवाज़ आया बहुत तेज़. अब ये रात के 1 बज रहे हैं. हाँ, तो मैं इतना घबराया पर इतना नहीं घबराया. मैंने लोकल्स को जब देखा कि उनका फेस सफ़ेद हो रखा है, तब मैंने पूछा कि इतने डरे हुए क्यों हो. तो उन्होंने बताया ये वाइल्ड एलिफेंट है, ये यहाँ पे जो पहले लेके आए थे लॉजिंग के लिए, वो तब से अभी तक है. तो ये देखेगा तो मार देगा हमें. मतलब ये नहीं छोड़ेगा, हमें जान से मार देगा, चारों को क्रश कर देगा. तो हम वहाँ पे रात को 1 बजे से लेके 6 बजे तक वेट करते रहे कि एलिफेंट चले जाएं. एलिफेंट के पैर में कुछ चेन बंधी हुई थी, वो जहाँ भी जा रहा था तो वो साउंड क्रिएट होता था. तो हमें डायरेक्शन पता लग रही थी कि वो किधर है अभी. तो आसपास ही था वो. तो हम वहाँ पत्थरों पे बैठे रहे. अब पत्थर पे बैठे हैं, वहाँ पे स्नेक का डर है, क्योंकि नाइट टाइम में स्नेक रात में निकलता है. तो ये थोड़ा एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस इसमें था कि हाँ थ्रिलिंग था बहुत, पर बुरा इसमें था कि हाँ ऐसा लग रहा था कि अब कुछ हो गया तो मतलब घर वाले तो दिक्कत, मतलब वही लग रहा था कि घर वालों ने इतने ट्रस्ट करके भेजा है सोलो ट्रिप मारने, और बताओ बच्चे ने ध्यान नहीं रखा अपना. तो ये सब चीज़ें आ रही थी दिमाग में तब. तो हम पहुंच गए सेफली. 6 बजे तक वेट किया हमने, और वहाँ से बहुत स्पीड में निकले हम लोग, स्किट वेट मारते हुए. स्कूटी कीचड़ में कभी इधर जा रही है, किसी की बाइक कीचड़ में इधर जा रही है. और हम स्पॉट कर रहे थे काऊ, तो एलिफेंट का काऊ वो भी मिल रहा था डंग, जो फ्रेश ही था. तो हम बस मतलब प्रभु का नाम लेके किस तरह निकले, और सुबह 6:30 बजे हम पहुँच गए. बाकी पहाड़ों में मैं कई बार घूम गया हूँ कि ऐसी ट्रैक पे निकला हूँ सुबह, मतलब वॉक पे निकला हूँ. वो ट्रैक कब बन जाता है पता नहीं लगता, कि अब 3-4 घंटे हो गए चलते हुए. अब वापस जाना है. शाम 3 बजे हो जाती थी, तो लगता था कि वापस पहुंचना है अंधेर होने से पहले. तो मैं खो गया हूँ कई बार जंगलों में कि अब कहाँ है रास्ता, मतलब जंगल है आसपास. तो कई बार तो खुद फिगर आउट करना पड़ा है. कई बार लोकल्स मिल गए हैं, और एक मैजिकल डे में मेरे को एक डॉग मिल गया था, जो समझ गया था कि हाँ ये बंदा भटका हुआ है, वो ले गया मेरे को.
आई थिंक डॉग्स, आई थिंक ट्रैक्स पे ना सबसे ज़्यादा, पता नहीं क्या वो एक मैजिकल मतलब गाइडेंस है, पता नहीं कैसे है। वो समझ जाते हैं सीन हाँ क्या है। मतलब मैं जितने भी ट्रैक्स पे गया हूँ आज तक, हमेशा कोई ना कोई डॉग ही होता है जो गेट अलोंग विद यू, है ना, एंड वो पूरे ट्रैक पे साथ रहता है ये ट्रू है। एंड वापस भी आता है, या तो वहाँ जाके अगर चला जाता है दूसरा डॉग मिल जाता है वापस आते हुए, या फिर पूरा जाके वापस आता है, आने के बाद गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता ये है, है ना। एज अ तो कंपेनियन रहे हैं एज ए वो, मतलब कंपेनियन, और इतना अच्छा रहता है उसके साथ सफ़र, पता भी नहीं चलता क्या जो हुआ। मैंस बेस्ट फ्रेंड बोला गया है बचपन से डॉग को, वहाँ पता लग जाता है हिमाचल में। तो किसी माउंटेन एरिया में, उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, डॉग मिल जाते हैं साथ में। वो और सारे फ्रेंडली होते हैं, सारे फ्रेंडली। और सबको रास्ते पता होते हैं, सबको निकलने का पता होता है कि कैसे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। उनका इतना ही रिक्वेस्ट है, आप अगर कहीं बैठे हो, चाय बिस्किट पी रहे हो, तो एक बिस्किट उनको खिला दो। वो बहुत सिंपल सा डिमांड है। हाँ, वो तो चलता है उतना, क्या मतलब होता है, मतलब द लीस्ट वी कैन डू फॉर इवन अगर नहीं भी जा रहे हैं तो इट द लीस्ट वी कैन डू। वही ना, 4 लेग कंपेनियन है हमारे। उनका वो उनका मील का कुछ है ही नहीं सॉर्टेड, जंगली रहते हैं। तो आपने उनको खिलाना चाहिए, ये सब कंसिडर करके कि हाँ इस साथ में कंपेनियन है अपने, भाई लोग चल रहे हैं, तो एक अपना टीममेट की तरह ट्रीट करना चाहिए उन्हें। कई देखा है मैंने लोगों को, डॉग्स को इल ट्रीट भी करते हैं मैंने माउंटेन्स में, या शॉप के बाहर हैं तो मार पीट के भगा दिया। तो वो तरीका ठीक नहीं है इतना, क्योंकि उससे डॉग मैंने देखा है एग्रेसिव बनता है, और वो अगर कोई एक जगह तकलीफ़ कर रहा है तो वो कहीं और निकाल देता है, वो दिख जाती है, और फिर हम डॉग को ब्लेम करते हैं, पर हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो डॉग ट्रॉमेटाइज्ड है। हाँ, तो ये देखा है मैंने। तो और बाकी बहुत बढ़िया लोग भी देखे हैं मैंने, कि जो तो प्लान बना लेते हैं कि इसको घर ही लेके जाना है। तो दोनों रहते हैं। तो कितना टाइम रुके थे आप अंडमान? अंडमान में रुका था 1 महीना। ओके, तो कैसा था, क्या एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया रहा यार अंडमान में एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस था। मैंने अंडमान से पहले कभी बीच नहीं देखा था, ओह, सिर्फ पहाड़ी घूमे थे। तो हाँ, मेरे आसपास के फ्रेंड्स का गोवा वगैरह तो दिखाए थे कहीं। मैं मुंबई भी गया था, पर बीच जाने का टाइम नहीं मिला वहाँ। तो अच्छा बनी गए ऐसा? हाँ, वही यही बताया मेरे को। तो मैं अंडमान गया, तो फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस था वहाँ वो पे। फर्स्ट और हाँ, वो ही बेस्ट देख लिया बेस्ट, हाँ। मैंने। तो अब लोकल्स ने भी बोला मेरे को, हैरान हो गया उनको जब मैंने बोला, तो उनको लगा मजाक कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने बोला नहीं नहीं ब्रो, सही में बीच नहीं देखा, मैं पहली बार देख रहा हूँ अभी कैसा होता है वाइट सैंड ये सब। तो कहते तुमने गलत कर दिया ये, क्योंकि अब तुम्हें कोई और पसंद नहीं आएगा। राइट। क्योंकि मेरा फर्स्ट बीच था राधानगर बीच, जो इंडिया का बेस्ट बीच है, और पूरे वर्ल्ड का 7th बेस्ट बीच है। ओके। हाँ, तो वो थोड़ा मतलब ठीक भी हो गया कि वाक़या देख लिया, पर गलत ये भी हो गया कि मैं एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा अब तुम्हारी हाई हो गई है हाँ, बीचेस मैं को म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अब मैं गोवा वगैरह कभी किसी डीजेइंग गिग के लिए चला गया, तो मैं तो यही सोचूंगा ये अंडमान जैसी वाइट सैंड क्यों नहीं है, वो पानी टर्कोइज ब्लू वाटर क्यों नहीं है, ये क्या है लेके ये जाओगे तो पता चलेगा फिर बियर की बोतलें आ रही है पैरों में। चीज़ें हैं थोड़ी जो देखनी पड़ेंगी मेरे को। हाँ, कल्चर कैसा है वहाँ पे? लोगों ने बीचेस के बारे में बहुत सुना है वहाँ पे, मैंने भी सुना है राधानगर बीचेस एंड ऑल दैट, बट लोग कैसे हैं? लोग लेड बैक हैं काफ़ी वहाँ। हाँ, मतलब हाँ, अंडमान पहुँच के ऐसा लगता है कि हम 20 साल पीछे चले गए हैं। वहाँ पे रंग बिरंगी बसें मिलेंगी। पोर्ट ब्लेयर जैसे जाओगे तो वो जो पुराने टाइम में हमें दिखती थी रेवाड़ी में, रंग बिरंगे बसें जो अलग अलग म्यूज़िक बज रहा है हाँ। उसमें। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम ट्रैवल करके 20 साल पीछे आ गए हो टाइम में। सब कुछ थोड़ा स्लो है, क्योंकि उनको इंटरनेट अभी मिला है यार 2020 में। इससे पहले उनके पास 2G भी मतलब बड़ी मुश्किल से आता था। तो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है अभी। लोगों का मेन बिजनेस तो यही था कि फ़िशिंग कर लिया, और जॉब्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आर्मी भी है वहाँ पे। और पर मेन तो जो लोकल्स हैं उनका यही था कि थोड़ा सब्जी का ट्रेड कर लिया, क्योंकि सब्ज़ी दूर से आती है वहाँ पे, अंडमान में सब कुछ नहीं उगता। तो चेन्नई से लोड होती है सब्जियाँ शिप में, और शिप को 5 दिन लगता है अंडमान पहुँचने में। ओह, हाँ, तो 5 दिन में वेजिटेबल कितना डिग्रेड होता है आप ये भी सोचो, और फिर वो जाके प्रोवाइड होता है आगे। बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास एक्सेस है कि वो फ़्लाइट से सीधा डायरेक्ट फ्रेश वेजिटेबल मंगवा लें। तो वो एक तरह से एक नीश एलिट क्लास हो गई वहाँ की। आई थिंक वो जो बड़े रिजॉर्ट्स हो गए हाँ, हैं, बड़े उनके रिजॉर्ट्स पास हो गए, ये उनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं। अंडमान में खाना बहुत एक्सपेंसिव है, एंड इफ़ यूर अ वेजिटेरियन तब तो दिक्कत है भाई आपके लिए बहुत। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और मैंने पूरे महीने एक ही जगह से खाया है, जो मेरे दोस्त का रिजॉर्ट था, उसका नाम है जोरावर, और वो वहाँ पे एक रिजॉर्ट चलाता है विद द नेम ऑफ कैफ़े सॉल्ट वाटर। ओके। तो वो वहाँ पे उसने भाई ने वेज फूड खिलाया मेरे को, उसका कुक को आता था,
बाकी जगह तो मेरे को मच्छी वच्छी और चिकन विकन ये सब ऑफ़र किया जा रहा था, क्रैब वैब तो वो सब तो मैं खाता नहीं। तो हाँ, मेरे लिए वो थोड़ा एक नाइटमेयर था कि फूड बहुत लिमिटेड था, और एक थाली मेरे को 300 साढ़े 300 की पड़ती थी। ओके। तो आप सोचो अगर मैं 2 थाली भी खा रहा हूँ तो मेरा 600 700 800 तो ऐसे ही गया। तो हाँ, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो दिक्कत है हाँ, आपके लिए तो भाई। बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आई तो थिंक आप लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत है लॉन्ग टर्म में है ये ये दिक्कत। हमको लगता है कि यार 300 साढ़े 300 ही तो है, मतलब इट्स नॉट अबाउट 300 साढ़े 300 या 500 600। हाँ, अगर आप एक महीने के लिए रुक रहे हो तो वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो और जाते फिर आप हैं। सेम चीज़ खा रहे हो बार बार तो आप बोर भी हो जाते हो। तो मैं तो पर्टिकुलरली बोर हो गया था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई और। ऑप्शन दूसरा जंक फूड है। अब जंक कितना ही खा लेगा इंसान, एक थोड़ा तो मैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखता हूँ कि हाँ जंक खा रहा हूँ तो उसके नेक्स्ट फॉलोइंग डे तो कुछ हेल्दी खा लूँ। तो मैं तो एक एक थाली में मेरे को एक वेज सब्जी मिलती थी, दही मिलती थी, 2 रोटी और चावल। ओके। अब वही पूरा महीना खाया है मैंने। सुबह पोहा खा लेता था कई बार मैं चेंज के लिए कि हाँ कुछ अलग हो जाए ज़िंदगी में। तो यही था मेरा। ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय किए मैंने वहाँ पे, मतलब मॉकटेल्स नॉट कॉकटेल्स, क्योंकि मैं ड्रिंक करता नहीं इतना। तो वहाँ उनके पास अच्छे काफ़ी मतलब ट्रेन बंदे हैं, वो सब बना के देते हैं। तो मोहितो पिया, पीना कोलाडा पिया मैंने ये सब। तो अच्छा कल्चर है वहाँ का काफ़ी। और टूरिस्ट भी मतलब मैंने देखा है कि अभी अंडमान में टूरिज़्म अभी फटा नहीं है। ओके। हाँ मेरे हिसाब से स्टिल देयर इज अभी बहुत स्कोप है वहाँ। स्कोप है हाँ, उधर। अभी क्योंकि दिल्ली के जैसे हम लड़के हो गए तो मोस्टली गोवा वोवा जाते हैं क्योंकि वो ईजी लगता है कि हाँ सब जा रहे हैं चले जाते हैं, एक्सेसिबल भी है, एक्सेसिबल लगता है। अंडमान लोग को लगता है कहाँ जाएंगे इतना दूर आइलैंड पे। डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है उसकी हाँ, डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है उसकी, कोलकाता या चेन्नई से। चेन्नई से आपको चेंज करके जाना पड़ता है। तो अभी अंडमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना ही है बस। तो वो अभी जब एकदम खुल जाएगा अच्छे से तो फिर टूरिज़्म बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बैंकॉक की फ़्लाइट हो जाएगी आधे घंटे की, वहाँ से आप 30 मिनट में बैंकॉक पहुँच जाओगे। राइट। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आएगा तब मेरे हिसाब से होटल्स के रेट बढ़ जाएंगे। वैसे ही महंगा है अभी हम इंडियंस के लिए, पर और महंगा होएगा क्योंकि अब लोग पीपल विल फाइनली बी एबल टू मेक मनी। अभी तक दे हैवंट बीन एबल टू मेक इनफ मनी। आई हर्ड दिस न्यूज़ कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू मेक निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनको दे आर प्लानिंग टू मेक इट लाइक सिंगापुर। ओके। अच्छा। हाँ, तो अब आई थिंक लास्ट वीक ही मैंने ये पढ़ा। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि उसको एज ए लाइक सिंगापुर इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइलैंड, राइट। सो ऐसे ही निकोबार में भी दे आर प्रमोटिंग टूरिज्म एंड प्लस इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि टैक्स रेट जो है वो कम करने का प्लान है। ओके। जैसे ऑल ओवर इंडिया अगर 30% है तो दे आर प्लानिंग 10 to 12% और 15% टैक्स रेट ओवर देयर। ओके। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए ताकि साउथ ईस्ट एशिया का जो क्राउड है वहाँ पे आए और इंडस्ट्री सेटअप हो वहाँ पे, उसका टूरिज्म बढ़े, वहाँ से इनकम बढ़े लोगों की वहाँ पे। बिकॉज अंडमान में भी ये जो निकोबार एरिया साइड है ये थोड़ा ट्राइबल है, हाँ ये है वहाँ पे है तो काफ़ी उनको ट्राइबल प्रमोट एरियाज। करने के लिए दे आर डूइंग इट। सो आई थिंक थोड़े थोड़े इनिशिएटिव अगर अच्छे लेंगे तो क्या पता। हाँ मिलजुल के ही होएगा, धीरे धीरे करके ही होएगा। जैसे मैंने आपको बताया 20 साल पीछे लगता है वो, क्योंकि 20 साल पीछे है। हाँ अभी काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे जो अभी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। लोग कैसे हैं वहाँ के? लोग मतलब सही हैं वहाँ के, मतलब मोस्टली बंगालीज़ हैं उधर। हाँ काफ़ी बंगालीज़ हैं क्योंकि पार्टीशन जैसे हुआ था तो उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे उधर कोलकाता और चेन्नई से। तो चिल लोग हैं लोग, तो मेरे को काफ़ी चिल लगे। हाँ वहाँ पे मतलब एक ड्राइविंग का एक चीज़ पता लगा जो काफ़ी यूनिक है, मैंने कहीं इंडिया में देखा नहीं। जैसे हमें राइट लेफ़्ट जाना होता है कहीं सड़क पे तो हम राइट लेफ़्ट इंडिकेटर देते हैं। तो वहाँ पे अगर उनको सीधा जाना है कहीं तो वो सारे इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। वो जो पार्किंग इंडिकेटर होता है उसको ऑन कर देते हैं, उससे वो एक दूसरे को बता पाते हैं कि हमको सीधा जाना है, हमको ओह, राइट लेना है ना हमको लेफ़्ट लेना है। गाड़ी के अंदर ही होगा ना हाँ वो ये तो। गाड़ी के अंदर होता है उनका, तो ये उनका कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि पार्किंग इंडिकेटर ऑन कर दो ताकि आसपास बाइक लोग को पता लग जाए कि हम सीधा जा रहा है। हाँ ये ना राइट लेगा ना लेफ़्ट लेगा। हाँ ये काफ़ी यूनिक लगा मेरे को। यूनिक है हाँ मतलब। तो लोग चिल हैं वहाँ काफ़ी, वहाँ काफ़ी मतलब मतलब ये उन डाउन टू लोगों की अर्थ। आपस की म्यूचुअल हाँ अंडरस्टैंडिंग ये है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी। नाइस। तो सही लोग हैं वहाँ पे, मतलब डाउन टू अर्थ हैं, अपना काम वाम करते हैं और सिंपल लोग हैं। जैसे हिमाचल में, गोवा में। हाँ वार्म हार्टेड जेंटल पीपल। हाँ मतलब एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं, वो तो कल्चर डायनामिक तो रहता ही है। टूरिस्ट को देख के तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि हाँ ये यहाँ का नहीं है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आएँ और एक्सप्लोर करें। और हाँ मतलब अच्छे ट्रैवलर्स आए हैं जो इस जगह को और आगे बताएं, और उनका उनके लिए भी सही है
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं और गेस्ट हाउसेज हैं जो पूरे साल तो बंद ही रहते हैं एक तरह से, क्योंकि बारिश इतनी होती है। बारिश, हाँ। तो अंडमान का सीज़न अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक ही है बेसिकली। 6 months। हाँ, और वो जनवरी फरवरी मार्च में मोस्टली स्कूबा डाइवर्स आते हैं, क्योंकि स्कूबा डाइविंग बहुत बड़ी चीज़ है और अंडमान में तो बहुत ही बढ़िया होती है स्कूबा डाइविंग। ओके। मतलब हाँ, अंडर वाटर इसके लाइफ, बारे में थोड़ा बताओ, स्कूबा हाँ, के बारे में। अंडर वाटर लाइफ काफ़ी अच्छी है अंडमान में ना। और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है सीखने के लिए। आप पैडी सर्टिफाई भी बन सकते हैं, आप फ्री डाइविंग भी कर सकते हैं। पैडी सर्टिफाई मतलब? पैडी एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है जो सर्टिफिकेट देती है आपको स्कूबा डाइविंग का। इसके लेवल्स होते हैं, तो आप स्टार्ट करते हो ओपन वाटर से, फिर आप सेकंड, आप ओपन वाटर कोर्स जब कंप्लीट कर लो, सेकंड लेवल होता है एडवांस्ड ओपन वाटर। एडवांस ओपन वाटर जब आप कंप्लीट कर लो तब होता है रेस्क्यू। रेस्क्यू के बाद होता है हमारा डाइव मास्टर। जब डाइव मास्टर कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद सीधा इंस्ट्रक्टर बनते हो फिर। ओके, तो 5 लेवल होते हैं हाँ, टोटल। तो एक तरह से 5 लेवल हो गए और एक 6 लेवल भी होता है जिसमें आप एक एलीट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर बनते हो, पर उसके लिए आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। जो मेरे को पता है, हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन हो, हमारे इंडिया में 2 या 3 है बस वो, ओह, या हो सकता है सिर्फ 2 ही हों। हाँ, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही बंदों के पास है वो सर्टिफिकेट, एलीट इंस्ट्रक्टर वाला जो एक। हाँ, उसके लिए काफ़ी टर्म हो सकता है गलत यूज़ कर रहा हूँ मैं, पर एक है हाई लेवल इंस्ट्रक्टर की कोई टर्म जो यूज़ करते हैं वो। आपने भी किया था वहाँ पे? हाँ जी, मैंने भी किया था। मैंने ओपन वाटर कोर्स किया था, फर्स्ट लेवल? फर्स्ट लेवल किया था। और हाँ, मैंने फ्री डाइविंग वगैरह कुछ नहीं की, मैंने सीधा कोर्स ही स्टार्ट किया। फ्री डाइव बेसिकली वो होती है जिसमें वो आपको 15 मीटर तक ही लेके जाएंगे, 10-15 मीटर तक, और इतना इंटेंस नहीं होता। थोड़ा पानी में लेके गए, दिखाया और आ गए वापस। कोर्स में आपसे चीज़ें कराई जाती हैं काफ़ी जो इंटेंस होती हैं। मतलब पानी में लेके गए, आपको अपना वो पूरा बाहर निकालना पड़ता है अपना मास्क, और उसको वापस पहनना भी पड़ता है। आपका ऑक्सीजन टैंक भी ऑफ कर देते हैं और आपको फील कराते हैं कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो कैसे फील होता है अंदर। तो 1-2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं वो नीचे। ओके। और आपको ये भी सिखाते हैं कैसे अगर किसी और का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो आप अपना शेयर कैसे करोगे। हमारे पास 2 नोज़ल्स होते हैं वो शेयर करने के लिए। एक तो आप खुद यूज़ कर रहे होते हो, एक सेकेंडरी होता है कि अगर किसी का ख़त्म हो गया तो उसको आप कैसे दे पाओगे। ओके। टैंक में 200 PCI का 200 बार का प्रेशर होता है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था वो, तो मैंने उसको 1 घंटे में 60 कर दिया था शायद बार। मैं बहुत बहुत सांस ले ली थी मतलब पानी में मैंने फ़र्स्ट टाइम। और जो मेरा फाइनल डाइव था तब मैंने 1 घंटे का ही सेम डाइव 140 में छोड़ दिया था, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग पे फ़र्क पड़ता है। आप जैसे ही नीचे नीचे आते रहते हो, जैसे आप डाइविंग स्टार्ट किए, तो हर एक 5 मीटर में ना हमें इक्वलाइज़ करना पड़ता है। हमारा प्रेशर बिल्ड हो जाता है बॉडी में। हाँ, तो हमें नाक को दोनों को पकड़ के वो रिलीज़ करना होता है जो कान से निकलता है वो। राइट, जब हम जैसे पूल में भी जाते पूल में हैं भी तो जाएं वो तो प्रेशर फील होता है यहाँ पे। हाँ, और जब तक आप इक्वलाइज़ ना करें वो, और इक्वलाइज़ कई बार होता है कि टाइम लगता है इक्वलाइज़ होने में, तो अगर वो ना हो तो आपको डिसेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके एयर ड्रम्स फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरा पर्सनल रीज़न डाइविंग करने का इसलिए था क्योंकि मेरा एक ही फ़ोबिया था, वो वाटर फ़ोबिया था बचपन से। ओके। हाँ, मेरे को जब स्विमिंग सीख रहा था बचपन में तो पानी में फेंक दिया गया था मेरे को सिखाने के लिए, और मैं ऑलमोस्ट ड्राउंड। तो वैसे मैं वेरी क्रूअल। वेरी क्रूअल, बट हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसे ही सिखाया जाता है। सो क्या सीखा इतना ट्रैवल करके? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन योर लाइफ? ट्रैवलिंग में मैंने कल्चर के बारे में सीखा कि कितने कल्चर एग्जिस्ट करते हैं आसपास, कि हमारा जो रहन सहन है वो सिर्फ वही नहीं है, लोगों के अलग अलग रहन सहन है, लोग का अलग खाना है, अलग फेस्टिवल्स हैं उनके, अलग रिचुअल्स हैं, बिलीफ हैं, इवन रिलीजन्स भी इतने सारे हैं, लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं इस हमारे कंट्री में। आप हर एक 100 किलोमीटर जाओ तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो डाइवर्सिटी देखी मैंने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो है टू स्टे हम्बल, मतलब स्टे ग्राउंडेड। वो देखा मैंने, ट्रैवलिंग ने मेरे को समहाउ सिखाया, कैसे सिखाया पता नहीं, पर वो सिखा दिया उसने नेचुरली मेरे को। जैसे मैं लद्दाख में था, तो लद्दाख में मैं एक जगह गया जहाँ 10-12 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं था। चांगथांग एक जगह है, तो वहाँ पे मैं आसमान में देख रहा था और फिर लग रहा था कि कितने सितारे हैं यहाँ पे, मतलब मिल्की वे दिख रहा था नेकेड आई से, मैंने देखा नहीं था कभी। तो उसको देख के मेरे को यही सोच रहा था मैं, कितने स्टार डस्ट में हम लोग एक छोटे से प्लानट पे हैं। उस प्लानट पे भी मैं इस लद्दाख में जगह पे खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे भी इतना छोटा सा एक डस्ट हूँ मैं। तो जब इतने छोटे से स्पेक हैं इस पूरे यूनिवर्स में, तो फिर
किस बात का ईगो रखना या फिर किस बात का ये रखना कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी जायदाद है। राइट। तो उसने थोड़ा मेरे को हम्बल रहना सिखाया। आई थिंक माउंटेन्स भी यही करते हैं आपके साथ। डेफिनेटली। सो व्हेन यू सी अदर पीपल ऑन माउंटेन्स ना, कोई बड़े से पहाड़ पे कोई सामने कोई चल रहा होता है, तो आपको ये समझ में आता है कि उसको भी मैं उतना ही दिख रहा हूँ, कितना छोटा हूँ मैं, वही ना। एंड कितनी छोटी मेरी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। सो आई थिंक वो एक जो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, जो कि जो रियलाइज कराता है कि आपने कि आप बहुत छोटे हो, यू आर वेरी स्मॉल नहीं करता है एंड योर प्रॉब्लम्स आर इवन स्मॉलर। वो तो हाँ डेफिनेटली। तो वो आपको वहाँ पे रियलाइज हो जाता है, हाँ इवन इन द फ्रंट ऑफ सी और ओशियन ना, सेम। ठीक है कि ये मतलब कितनी बड़ी चीज़ है ना, आप कितने से हो कितने छोटे से। और कितनी छोटी आपकी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक उससे ना आपकी एक मेंटल हेल्थ जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। हाँ चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। रियलिटी चेक मिल जाता है थोड़ा कि रियलिज्म में एक्चुअली में क्या, हाउ इट इज़। हाँ हमारे जो हमने फैंटेसी वर्ल्ड बना रखा होता है या फिर जो भी हमारे बिलीव्स होते हैं रिजिड कि नहीं ये दुनिया है ऐसी है या वैसी नहीं है, मतलब कोई भी सही आंसर नहीं है कि दुनिया कैसी है, क्योंकि रियलिटी वैसे ही सब्जेक्टिव है काफ़ी। राइट। पर हाँ रियलिटी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो ट्रैवलिंग आपको बता देती है कि हाँ ये कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं। Okay, so last but not the least, so there are many elements. Okay, so what our channel is about 5 elements. So the first element is spirit, then it is water, then it is air, fire, and earth. Now I want you to take a minute or some, okay, if you want, but just let me know what do you think is your element. ऐसे जो ज़ोडिएक एलिमेंट मेरे को दिया गया है वो तो वाटर है। Okay, पर मेरे को एडवेंचर बहुत पसंद है ज़िंदगी में, मतलब मेरे को थ्रिल पसंद है। मैं जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को इधर उधर डाल देता हूँ जहाँ लगता है कि हाँ मर सकते हैं। तो उससे मेरे को थोड़ा लाइवली फील होता है वो। हाँ on the edge. ऑन द एज मेरे को बीच बीच में पसंद है करना, Okay, नॉट ऑल द टाइम बट हाँ बीच बीच में एक थोड़ा उसका एक डोज चाहिए होता है कि हाँ वो अब कर लिया है तो हाँ एड्रेनलिन। क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं जब गिटार बजाता हूँ तब तो प्रेजेंट में रहता ही हूँ, ये म्यूज़िक भी बना रहा हूँ तब भी काफ़ी प्रेजेंट रहता हूँ। पर इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट मेरे को तभी फील होता है जब मैं ऑन द एज कुछ थ्रिलिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ फिजिकल वाइज, तो तभी लगता है कि हाँ अभी दिस इज़ इट। हाँ तो थोड़ा मेरे को मेरा मोराल बूस्ट करता है वो, और मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अलाइन कर देता है अपने आप से कि हाँ, क्योंकि आई थिंक हमारे एंसेस्टर्स भी वैसे जीते थे वाइल्ड में, तो हम तो काफ़ी कंफर्ट जोन में उठे बढ़िया एकदम एसी भी चल रहा है कमरे में, कोई सीन नहीं। तो एंसेस्टर्स को तो खाना भी हंट करना पड़ता था। तो आई थिंक हमारी कोडिंग में वो कहीं ना कहीं है कि हम सबको थोड़ा वो सर्वाइवल या फिर वो जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे जो हम काम करते हैं वो सब कुछ बढ़िया लगता ही है। आई थिंक एंडोर्फिन किक मारता है वो एक। तो so your element is fire. आई थिंक फिर हाँ उस वे में फायर होएगा। Nice. चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एन ऑनर यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या बहुत मज़े आए, काफ़ी बातें की। लाइकवाइज। काट। या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने अपनी ट्रैवल जर्नी में एक्सपीरियंस की है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा शेयर करने के बाद।